नहीं सुना। जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का मैं नरेंद्र जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली शाम 6 बजे लूसेंट जीके की क्लास होती है और इसमें हम लोग 10 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आज भी हम लोग 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि ये आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं क्लास में। देखिए समय हो चुका है और आप लोग जुड़ जाएं जल्दी क्लास में। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शेयर करते रहिए और क्लास में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। जो साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, ये क्लास आपकी हमारा एक और चैनल है क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेस, वहाँ पर भी ये क्लास होती है। तो अगर आप वहाँ से भी देखना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इस क्लास को दूसरे चैनल क्यूज मास्टर जीके क्लासेस पे देखना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सभी लोग आ गए। देखिए, आपको कहना ना पड़े, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की ओर और आपके सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1954 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना 1950 में हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है काली माता, ऑप्शन बी है कृष्ण मृग, ऑप्शन सी है काली चूड़ियाँ, ऑप्शन डी है काले बाघ। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ और हड़प्पा सभ्यता में हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा है। ये वहाँ का एक पुरा स्थल है और आप सभी लोग कालीबंगा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में विस्तार से पढ़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है डेकेमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है मिलीमीटर। तो बताइए वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा ही हम लोग वायुमंडलीय दाब मापने का प्रयास करते हैं। यानी वायुमंडलीय अगर आप दाब आपको मापना है, उसका गणना करना है, तो इसके लिए आपको बैरोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप जो हैं ये अलग कैसे हुए। ऑप्शन ए कहता है ज्वालामुखी फटने से हुए। ऑप्शन बी कहता है विवर्तनिक प्रक्रिया से हुए। ऑप्शन सी कहता है भूकंप से हुए, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। महाद्वीप जो होते हैं ये अलग कैसे हुए, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है और इसके लिए आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी फटने से, ज्वालामुखी फटने के कारण से महाद्वीप अलग हुए। ऑप्शन बी कहता है वीवर तकनीकी प्रक्रिया से हुए, या ऑप्शन सी कहता है भूकंप से हुआ। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वीवर तकनीकी प्रक्रिया से महाद्वीप जो है वो अलग हो गए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सभी साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए क्लास को, है ना। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि मानव विकास सूचांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से 3 संकेत उपयोग किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास सूचांक जो होता है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, इसमें कौन कौन से संकेत हैं, कौन कौन से मतलब इसमें विधियां हैं, कौन कौन से इसमें स्तर हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी देश का या किसी कंट्रीज़ का जो है मानव विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना करते हैं। वो कारण आपसे पूछा जा रहा है, वो आधार आपसे पूछा जा रहा है जिस आधार पे इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन दिया गया है जीवन स्तर, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है जीवन प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बहुत ही आसान प्रश्न था और इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ये तीनों आधार, ये तीनों संकेत, इसके आधार पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना यानी HDI की गणना की जाती है। आ गई बात समझ में आपको? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये आप तीनों आधार याद रखेंगे। एक तो जीवन स्तर के आधार पे इसकी गणना की जाती है कि लोगों का जीवन स्तर किस आधार पे है, किस प्रकार का है। दूसरा शिक्षा के आधार पे किया जाता है कि उनकी शिक्षा कैसी है। और तीसरा जीवन प्रत्याशिता के आधार पे किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि किसने बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दौरान करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की थी। प्रश्न कह रहा है कि किसने बम्बई में जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति हुई थी तो उसके दौरान किसने ये कहा था कि करो या फिर मरो, इसका नारा दिया था और साथ में ये भी कहा था कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की उन्होंने पुष्टि की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव उन्होंने दर्शाया था या आप कह सकते हैं कि उसकी पुष्टि की थी। तो ऑप्शन ए कहता है जवाहरलाल नेहरू ने किया, ऑप्शन बी कहता है कि महात्मा गांधी ने किया, ऑप्शन सी कहता है जयप्रकाश नारायण ने किया, या ऑप्शन डी कहता है सुभाष चंद्र बोस ने किया। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। जी हाँ साथियों, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और साथ ही भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की। आ गई बात समझ में? तो क्या होगा इसका सही जवाब, महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, फिर से ये प्रश्न आ गया आपका, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। मानव विकास का जो रिपोर्ट होता है ये कौन जारी करता है, इस पे आधारित आपका प्रश्न है। ये भी आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है विश्व बैंक जारी करता है, या ऑप्शन बी कहता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ऑप्शन सी कहता है संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं जारी करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो होता है ये मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र का मतलब ये कि कई सारे देश मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, उनका एक संगठन होता है, ठीक है, उसके माध्यम से यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है कोची। तो बताइए कि इनमें से कौन सा पोताश्रय जो है वो प्राकृतिक नहीं है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चेन्नई। चेन्नई आपका जो है ये प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। बाकी मुंबई ये आपका प्राकृतिक है, पारादीप आपका प्राकृतिक है, कोची आपका प्राकृतिक है, लेकिन चेन्नई जो पोताश्रय है ये आपका प्राकृतिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा भारत की किस नदी को कहा जाता है। ये आपके जियोग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन बी है कावेरी नदी को, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी को, या ऑप्शन डी कहता है गोदावरी नदी को। तो बताइए कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आगे बात समझ में। आज के आखिरी प्रश्न की बात करें तो आज का जो आखिरी प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। ये भी आपके लिए जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हम लोग डेली क्लास में अटेंड करते हैं वो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ साथियों, इनमें से अधिकांश प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको आपको रिवीजन करा रहा हूँ, इसको आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है भद्रपति, ऑप्शन बी है भिलाई, और ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है बरनपुर। तो बताइए कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। आ गई बात समझ में साथियों। तो साथियों आज के इस क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों इसी तरह आप लोग क्लास में डेली आइए और क्लास को अटेंड कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है ये, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो जीके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट आप अच्छे से पकड़ बना सकते हैं, लेकिन जीके जीएस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो डेली अटेंड कीजिए क्लास को। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।